नमस्ते बच्चों, चलिए पेपर डिस्कशन चालू करते हैं। मेजर टेस्ट 2 फिजिक्स का सेक्शन है। जो कोर्स सिलेबस है वो है एनएलएम, फ्रिक्शन एंड डब्ल्यूपीई, वर्टिकल सर्कल, हॉरिजॉन्टल, सब है इसके अंदर। ठीक है, तो जल्दी से चालू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। कीवर्ड देखो यही था, अगर तुमको पकड़ना था क्वेश्चन को तो यहीं से पकड़ लेना चाहिए था। दैट इज वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज। वर्क डन के बहुत सारे क्वेश्चन है इस पेपर में, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना होगा, सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करके समझना होगा, क्योंकि वर्क डन वाले क्वेश्चनों में मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बस इनको कैच करा करो ताकि साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी ना हो। सिंपल, एक कॉर्ड में ब्लॉक एम लगा दिया है, टेंशन टी प्रोड्यूस करेगा, नीचे mg लगेगा और पूरा का पूरा सिस्टम आ रहा है g/4 से नीचे, तो त्वरण है g/4, डाउनवर्ड आ रहा है। अब पूछ रहा है ये वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज, तो जिस तरफ मोशन हो रहा है उसका फोर्स ज्यादा, -t बराबर ma ले दिया है g/4। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, 3mg/d/4 आएगा, माइनस साइन बताएगा वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है देखो, x की इक्वेशन दे दी उसने, तो आपके पास x की इक्वेशन है, m गिवन है 30 ग्राम, पार्टिकल इन सच ए वे दैट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x इन मीटर t इन सेकंड। अगेन वर्क डन पूछा गया है ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड। देखो लास्ट वाले मेजर में भी, जो मेजर 1 था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन थी, डिस्टेंस का कैलकुलेशन था और उसमें भी फर्स्ट 4 सेकंड था, तो उसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि वहां पर एक मेजर प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन क्या दे रहा है। इक्वेशन दिया था डिस्प्लेसमेंट का, क्वेश्चन ने आस्क किया तो डिस्टेंस को, तो ऐसा नहीं कि इसकी इक्वेशन में ही पुट कर दिया और बोल दिया कि यही डिस्टेंस है, तो मेजर गलती वहां पर है। क्या वो पूछ रहा है और क्या वो दे रहा है, उसको ही ध्यान से पकड़ लो, फिजिक्स आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 4 सेकंड आपको कैलकुलेट करना चालू करना था। अब देखो x दे रखा है, अगर आप वर्क डन वाली क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तो m हमारे पास है, तो वर्क डन होगा आपके पास f डॉट x, x का इक्वेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है, m दे रखा है, तो f m a x, a निकालने के लिए जाना होगा अब हमको, क्योंकि x तो हमारे पास है, तो इसी इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 3 - 8t प्लस 3t स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये तो वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आएगा तो ये 0 और यहां से -8 प्लस 6t, ये आगे तेरे पास एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन को यहां पुट करेंगे, x की इक्वेशन को भी डायरेक्टली यहां पुट करेंगे, क्योंकि दोनों t पे डिपेंड कर रही हैं। तो देखिए -8 प्लस 6t एक इक्वेशन, ऊपर से सेम इक्वेशन पुट कर दे, 3t - 4t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब। इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 4, इस पूरे को इंटीग्रेट करना होगा, इनटू करना किससे होगा, मास से, दैट इज 30 ग्राम। पूरे को सॉल्व करेगा, ऑप्शन ए मिलेगा। अब इंटीग्रेशन तो भाई तू कम से कम खुद से कर सकता है, नहीं कर सकता ले सीख ले। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि देखिए इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ वही इंटीग्रेशन चल रहा है, तो x स्क्वायर n+1 अपॉन n+1, पावर में एक जोड़ डिवाइडेड बाय सेम टर्म। ठीक है, एक ही चीज याद रखना है, x टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन दैट इज 1, तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x आएगा, तो उसको ध्यान रखेगा, तो थ्योरी कंप्लीट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगेन मैं इस क्वेश्चन को वापस डिस्कस कर लेता हूं। आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है, मास भी दे रखा है, वर्क डन पूछा है, पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से पहले एक्सेलरेशन निकालो, दोनों टाइम डिपेंडेंट है, तो दोनों इक्वेशन फॉर्मूले में पुट कर दे, फिर कर इंटीग्रेशन, समाकलन कर जो भी आपको लिमिट्स दे रखी हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम का दे रखा है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया है। देख कम से कम थ्योरी यहीं रिवाइज कर जा। वर्टिकली अपवर्ड मोशन में एक चीज हमेशा फिक्स रहती है, जो कि क्या रहती है बोलो, वर्टिकल अपवर्ड मोशन में एक चीज हमेशा फिक्स हो जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा हमेशा क्या होगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो यहां से देखो टिक लगाओ, सबसे पहले थ्योरी भी कराता रहूंगा साथ साथ में, उसको भी कंप्लीट कर लो। तो वर्टिकली अपवर्ड गेंद है, गेंद को ऊपर फेंक दिया है, तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, अंतरिक्ष से पार तो हो नहीं जाएगी,
तो यहां से फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ये कंडीशन अपने आप ही स्टेटमेंट में आ जाती है। ठीक है, अगेन वर्क डन पूछ लिया, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो अब यहां इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, देखो कार्य तो करा जाता है पर किसके द्वारा किया गया है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखो कि मैंने किया कि तूने किया, नहीं किसने किया। और जैसे खून करना भी एक कार्य है पर किसने किया, सजा उसे मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान दिया करो ऐसे सवालों में कि किसका सवाल पूछा गया है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपको इसके अंदर क्या करना होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टिकल गोज अप। तो फटाफट आप निकालो, देखो स्पीड दे रखी है, एम भी दे रखा है, और ये कितना ऊपर जाएगा वो भी हमें पता है। बस इसमें मेन चीज क्या है कि वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा यू लगाना होगा। माइनस साइन क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वजह से काम कर रहा है। आपके पास अब यू निकालने का तरीका है, एम है, जी है, एच है, सब है, सब कुछ है। एच निकाल लेगा, निकाल लेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल 0 होने वाली है। तो इक्वेशन यूज करूंगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, साइन कन्वेंशन यूज करते हुए लगा दे तो आपको यहां से s मिल जाएगा कि जो कि इसका h होगा। पूरा कैलकुलेट करके सही से रखेगा, ऑप्शन 1 मिलेगा। देखो ये वाला कीवर्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड दो ऑप्शन में सेम है, 1.25 1.25, पर आंसर कौन सा सही होगा वो आपकी थ्योरी से ही पता चल पाएगा कि थ्योरी पे पकड़ है कि नहीं, कि वर्क डन कर कौन रहा है। ऐसी ही एक सिंपल एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर, उसको फॉलो कर जा कि रेन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ड्रॉप हो रही है और उसके अंदर दो पार्ट कर रखे उन्हें, वर्क डन बाय द ग्रेविटी और वर्क डन बाय एयर ड्रैग। उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जा, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है और उसी टाइप का नीट में भी आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने ये बोला है कि ग्राफ है, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है, एक्सिस देख लो बस ध्यान से कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ए यहां है, एक्स यहां है। अब कोई भी कर्व बन रहा है, इसके अंदर का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अंदर का एरिया रिप्रेजेंट करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, डेल्टा के ई पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जब कभी भी एरिया वाली बात आती है तो उससे जुड़ेगा इंटीग्रेशन, उससे जुड़ेगा इंटीग्रेशन। जब कभी भी स्लोप वाली बात आती है तो उससे जुड़ेगा डिफरेंशिएशन। इसको याद करके चलते रहो बस। तो आपको इन दोनों टर्म्स के इंटीग्रेशन की क्या चीज मिलने वाली है वो चीज ही निकालेगी। पैटर्न को कैच कर ले, बहुत अच्छा है। कल को Vx दे दे, Vt दे दे, कुछ भी दे दे, AV दे दे, वो तो उसके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, वो तो किसी को भी यहां रख सकता है। तो आपको सिंपली समझना है एरिया है तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के इंटीग्रेशन से कोई नई टर्म बन रही है क्या, या किस फिजिकल क्वांटिटी की वो बात कर रहा है हमको पता चल जाएगा। तो आंसर विल बी सी। नाउ अगला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m मूव्स विद स्पीड v स्ट्राइक्स। अरे बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। कैसे, क्योंकि यहां पर एक वर्ड आया रिटर्न्स, वापसी है, और वापसी भी कैसी है, रिटर्न्स विद सेम स्पीड, रिटर्न्स विद सेम स्पीड, यहां कैच करना था, इसको अंडरलाइन मार रहा था। वापसी आ रही है, जहां से आए थे वापस घूम के वहीं चले गए, तो विस्थापन डेट इज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, डेट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 तो W इक्वल टू एफ डॉट एक्स, जब x ही 0 तो कोई का वर्क, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, 6 पे आते हैं। द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m इन ट्रेवलिंग सम डिस्टेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट। अरे बढ़िया, यहां पर क्वेश्चन के दो पार्ट निकल सकते हैं अच्छे, अगर आप समझना चाहो तो समझना ही पड़ेगा, चाहना नहीं है तो प्रॉब्लम है इसके साथ मेरे। देखिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसके अंदर एक और पैटर्न क्वेश्चन निकला हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस s स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक तो यहां अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर, क्योंकि यही फोर्स अगर वेरिएबल हो जाए तो गेम कुछ अलग बनेगा।
यही फोर्स अगर वेरिएबल हो जाए तो गेम कुछ अलग बन जाएगा। एक तो रेस्ट से चालू हो रहा है, वहां पर भी गेम है। अब क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के साथ चल रहा है और आपको से पूछा है वर्क डन बाय द बॉल ऑन द वॉल। देखिए यहां पर एक और मस्त चीज है, नो सॉरी, वर्क डन, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाली है, ये पूछा गया है। और रेस्पेक्ट दिए हैं मास के, तो m की पावर 0, m की पावर 1, m की पावर 2, m की पावर 1/2। देखो अगर कोई भी बच्चा सिर्फ फॉर्मूला ही देख लेगा 1/2 mv², तो बोलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन बी टिक कर देगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम तो यहीं पे है, यहीं पे आप गलती कर दोगे, ठीक है, यहां पर गलती पक्का पक्का हो ही जाएगी आपकी, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स होने के कारण एम ए, एक तो यहां से देखा जा सकता है, कांस्टेंट फोर्स होने के कारण मास पे इंडिपेंडेंसी आ जाएगी, मास पे डिपेंडेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि फोर्स जो चल रही है वो कांस्टेंट चल रही है। इस वजह से आंसर होगा ए। इस वाले सवाल को आप और डिस्कशन में भी लेके जा सकते हो, पर आगे बढ़ते हैं। आंसर विल बी m की पावर 0। कांस्टेंट फोर्स कीवर्ड था। चलिए, इफ वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 7, इफ वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, अंडरलाइन करो डेटा को। देखिए जिस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूं उससे सीखिए कि डेटा लेके चलना है। एट व्हाट हाइट डज इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस, कम हो जाए, हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। बेटा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये बोल रहा है कि मेरे को एक h निकाल देना है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बॉल को अपवर्ड थ्रो कराया है और इनिशियल वेलोसिटी है, अपवर्ड थ्रो कराया है तो फाइनल वेलोसिटी पक्का 0 हो जाएगी, एक तो ये वाला पॉइंट रहता ही रहता है। उसके बाद क्या है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, तो उसको हाइट भी मिलेगी, तो उस हाइट को भी निकाला जा सकता है, हाफ ऑफ इस इनिशियल वैल्यू। तो दो इक्वेशन बननी है कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। एक तो ये वाला पॉइंट कि कन्वर्ट होके, क्योंकि देखो 1/2 mv² जो आपको गिवन है, ये कन्वर्ट होके कहीं ना कहीं जा रही है mgh में। अभी h हमको यहीं से मिलने वाला है, परंतु उसने एक दे दिया कि 1/2 फैक्टर रिड्यूस आधी हो जा रही है, तो आधी हो जाने के बाद आप इक्वेशन फॉर्म करते ही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन सही इसलिए है क्योंकि अगेन एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। 0.4 विल बी द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है पार्टिकल इन सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। एज पोटेंशियल एनर्जी यू दे दिया है 20x/z। आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। क्यों? देखो एक ही फॉर्मूला डील कर रहा है पूरे क्वेश्चन को, डेट इज F = -du/dx। देखिए ये वाली जो बात करी गई है ये एक्स एक्सिस के हिसाब से, ये एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखा गया फॉर्मूला है। du/dr भी बोल सकता है, माइनस साइन लेना जरूरी है। फिर पॉइंट को अच्छे से देखेगा तो आपको u दे रखा है, लेकिन वेरिएबल तीनों है, सिर्फ x नहीं है, सिर्फ y नहीं है, सिर्फ z नहीं है, x भी है, y भी है, z भी है। तो आपको यहां पर यूज करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। रूल सारे डिफरेंशिएशन वाले, परंतु पार्शियल। तो सिंपल, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो x वेरिएबल ले, बाकी सब कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में तो y वेरिएबल ले, बाकी सब कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो z को वेरिएबल ले और बाकी सब कांस्टेंट। सबको डिफरेंशिएट करेगा एक बार में तो आंसर मिलेगा। देखो जैसे x वेरिएबल है, y और z कांस्टेंट है तो x 1 हो जाएगा, माइनस साइन है तो 20yz माइनस के साथ तो मिल गया, y को करेगा तो 1 तो 20x/z मिल गया, z को करेगा तो z की पावर -1 -2 और माइनस की वजह से यहां आया प्लस, तो ऑप्शन बी। पेपर अच्छा भी है और पेपर थोड़ा सा लेंथी है कैलकुलेटिव पार्ट के हिसाब से। लो क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नीट पैटर्न और टोटल फिक्स पैटर्न। देखिए मॉड्यूल के अंदर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला होगा, और मैं फिर बोल रहा हूं इस डिस्कशन को खत्म करने के बाद हमको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके डिड्यूस करना है, ये पहुंचना है कि आखिरकार हमें क्या क्या पता होना चाहिए ताकि हम NLM, फ्रिक्शन और WP जैसे चैप्टरों के सवाल लगा पाए। उसे सीख जा, उसी के लिए पेपर बनाया था ये पूरा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म चेंज दे रखी है, सिंपल सी बात होती है कि ऐसे वाले सवाल में कि टेबल के ऊपर एक टेबल ले ले, उसके ऊपर चेन का कुछ हिस्सा रखा होगा और कुछ हिस्सा चेन पे नीचे लटका होगा। अब
बचे हुए हिस्से को कितना कार्य करा जाए कि पूरा का पूरा ऊपर आ जाए। करने के बहुत सारे तरीके हैं, सेंटर ऑफ मास से भी करा जा सकता है। अपन इसके लिए फिक्स फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं, ज्यादा कुछ सोचते हैं नहीं। तुमको बस पूरे क्वेश्चन के अंदर से निकालना है कि कौन सा पोर्शन, कितना पोर्शन लटका हुआ है, कितना भाग लटका हुआ है। तो पहले यहां से देख लो, टोटल लेंथ है 2 मीटर, लटका हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो आपको यूनिट निकाल लो एक, तो कि यूनिट निकालेगा तो 1/2 मीटर, लटका कितना है 0.6 मीटर, काटो तो 0.3, या इससे भी करना है तो ले इसको 3/10। 3/10 जो है वो हैंगिंग है, जो वो है हैंगिंग। तो बचा कितना 7/10 जो है टेबल पे रेस्ट कर रहा है। तो 3/10 वाले फैक्टर से आपको ये निकालना है कि कितना वजन। फॉर्मूला देख, W = mgl/2n², वेयर n इज द हैंगिंग पार्ट, कि हैंगिंग पार्ट कितना है। बस इसको ढंग से सॉल्व कर जा तो आंसर आना चाहिए। तो m is 4, g is 10, l is 2, n² is 9/100/2। 2 से 2 कटा, 9 चौके 36, 10 से गया 3.6। ले देख, इस चीज को बहुत अच्छे से सुनियो कि तुझे सिर्फ देखना है सवाल में कि कितना तुमने टेबल से नीचे रखा है, सीधा उसे रख दे n² की टर्म में और करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। अब फिक्स कर जा, मैं वापस से फॉर्मूला तेरे लिए लिख देता हूं। देखिए mgl/2 into n², वेयर n इज द हैंगिंग पार्ट। इंपॉर्टेंट पैटर्न फिक्स है इसका, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा। मोमेंटम जो है वो इक्वल है, विच वन इज ग्रेटर। ज्यादा सोचा वोचा मत करो, सीधा याद करो, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। दोनों का मोमेंटम जो है दे रखा। कुर्ता टच हो रहा है क्या? वापस एक बार सुन लो। A light and heavy body, एक हल्की एक भारी, have equal momenta, which one is greater kinetic energy? Inversely relation proportional, inversely relation होता है, ठीक है। तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? जो बॉडी हल्की होगी। ऑप्शन ए टिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। सिंपल क्वेश्चन, सीधा टिक मारो, आगे बढ़ो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन के तीसरा क्वेश्चन है इसी पेपर का ये, ठीक है। तो एक बॉल है जिसको आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया है, तो एक सीधा गया है, और उसी सेम मास की बॉल को, ये भी एम मास, ये भी एम मास, एट एन एंगल 60 डिग्री आपने प्रोजेक्शन दिया है, तो एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा। दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एच मैक्स इसने कुछ हासिल किया होगा, एच मैक्स इसने कुछ हासिल किया होगा। दोनों एच मैक्स के रेशियो ही पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिकॉज देखो मास सेम है, दोनों पे ग्रेविटी एक्ट, इस पे भी जी एक्ट करेगी, इस पे भी जी एक्ट करेगी। तो सिंपल तरीके से H1/H2 का रेशियो निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब यहां पर H निकालने चलेंगे तो आपके पास U² = 2GH1, तो यहां से H1 आ जाएगा आपके पास U²/2G। नाउ इधर से बात करेंगे तो सेम इसी फॉर्मूले को यूज करके गेम खत्म कर देते, क्योंकि देखो एच मैक्स हाईएस्ट पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ Vx मिलेगा। वेलोसिटी जो होगी वो x के टर्म्स में होगी, तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास u cos 60 डिग्री। तो यहां पर पुट कर दे तो देख, अगर H2 निकालना चाहता है तो आपके पास आएगा U² cos square 60 डिग्री अपॉन 2G। दोनों का रेशियो ले, सब कुछ कैंसिल होगा, U² 2G घट जाएगा। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बनेगा 1 अपॉन cos square 60 डिग्री। 60 डिग्री पुट करते 1/2, 1/2 करते ही स्क्वायर लेगा तो 2 का 4/1। आंसर नंबर डी। डन। बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन वही वाला पॉइंट है कि आपको सही से समझना है कि वर्टिकली और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रक ऑफ मास 30,000 kg मूव्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन स्लोप। बढ़िया, देखो इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक जो ये लाइन है ये कुछ डेटा हमें प्रोवाइड कर रही है और हम उसको रिड्यूस ना कर पाए, ढूंढ ना पाए कि इसका मतलब क्या है, तो फंस जाएंगे। तो देखो, क्योंकि एक तो इंक्लाइंड मोशन है,
एट एन एंगल होगा। अब ट्रक है, ट्रक चढ़ रहा है इस तरफ, तो ग्रेविटी तो नीचे लगने वाली है। अब जो भी फोर्स होगी वो दो पार्ट से, और आप उसको बहुत बार कर चुके, कॉस थीटा साइन थीटा। आपको चाहिए पावर, तो पावर विल बी एफ डॉट वी। स्पीड दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, आपको बस अब एफ रखना है, तो एफ विल बी एम जी साइन थीटा डॉट वी। थीटा यहां पर निकालना एक काम था जो कि इसमें दिया हुआ है, तो ये 1/100 जो है, 1 विल बी द परपेंडिकुलर, 100 विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, तो यहां पर रिप्लेस करना था 1/100। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर को कैलकुलेट कीजिए, तो आंसर विल बी 2.5 किलो वाट। इसको अगेन मैं बोल रहा हूं, मॉड्यूल के अंदर भी ऐसे सवाल हैं कि प्लेन ऑफ स्लोप 3 to 5 बोल दिया। अगर 3 to 5 बोलता है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो 3 विल बी परपेंडिकुलर, 5 विल बी हाइपोटेन्यूज, बेस विल बी 4। देख अब तू यहां से कॉस निकाल ले, साइन निकाल ले, क्या लाइन को कैच कर। ऐसी लाइनों की वजह से वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को प्रोवाइड कर रहा है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को। अगला सवाल है आपके पास कोलिजन का। कोलिजन वो भी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। नोट्स के अंदर देखेंगे या फिर मैं बोलूं कि आप अपना मॉड्यूल ही ओपन कर लीजिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास फॉर्मेशन दे रखा है। देखो परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि दो बॉल है, एक का मास m चल रही है v वेलोसिटी से, दूसरे का भी मास m v वेलोसिटी कोलाइड हो गई, दोनों जुड़ के चलेंगे, तो m प्लस m 2m हो जाएगा और एक वेलोसिटी से मूव करेगा। आपसे पूछा है द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस पूछा है, तो लॉस का एक ही तरीका है, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कुछ भी निकला होगा हटाना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन का जो सॉल्वेबल पार्ट है वो लंबा हो जाएगा, क्यों कैसे, सबसे पहले आप इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, डेल्टा पी इक्वल टू 0, वहां से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे v इन टर्म्स ऑफ u, फिर आप लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पुट करने के बाद आप फाइनल और इनिशियल को माइनस करोगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे सवालों में जो कंडीशन, देखो क्वेश्चन फिक्स कैसे हो जाता है कि टू आइडेंटिकल मास देगा ही देगा, फिर सेम वेलोसिटी u1 और u2 से मूव कराएगा और इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन के बाद जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, रिजल्ट याद करके चला कर, इस चीज का आंसर विल बी सी m/4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है कि तेरे को रिजल्ट याद हो, खासकर नीट जैसे पेपर के लिए, क्योंकि वहां सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। रिजल्ट को याद कर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रिंग गन दे रखा है आपको, बड़ा ही सिंपल है। कंजर्वेशन का काम है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपको के दे दिया है उसने 90 न्यूटन, यूनिट का ध्यान रखना बेटा, सेंटीमीटर दे रखा है इसने यहाँ पर, तो यूनिट को संभाल के चला करो ऐसे सवालों में। तो के दे रखा है, इज कंप्रेस्ड बाय एक्स दे रखा है, m दे रखा है, इफ ट्रिगर पुल्ड द वेलोसिटी, तो सिंपल 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, रिलेट कर दे, तुरंत के तुरंत तेरे को v मिल जाएगा। सो द आंसर विल बी कैलकुलेशन करके 90 मीटर पर सेकेंड। इसको समझा कर, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत होंगे सिंपल। देखो जैसे एक पोगो स्टिक के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जैसे ऐसे करके जंपिंग होती है, तो वहां पर भी वही वाली बात है, हाफ के स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है स्प्रिंग के अंदर, वही हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये एकदम ही अलग क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 15 जो बना वो एकदम ही अलग, इसको समझो। यहां पर गेम है, कुछ बढ़िया ही गेम है। और कुछ देखो, उसने बोला कि एक गन है, तो पहले तो बनाएंगे बंदूक, और राइफल बुलेट ये रही अंदर, ठीक है। बंदूक को चला, तो ये रहा बंदा ढाई से मारेगा, ठीक, द लीस्ट नंबर। अब देखो यहां पर ना नंबर की बात कर रहा है, सामने रखा होगा एक प्लैंक, ये प्लैंक है, गोली इसके अंदर आके घुस के वो बोल भी रहा है थ्रू अ प्लैंक, इट्स वेलोसिटी n इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक, ठीक, द लीस्ट नंबर ऑफ सच प्लैंक्स रिक्वायर्ड जस्ट टू स्टॉप द बुलेट। एक प्लैंक से रुक तो रही नहीं है, वो पार हो जा रही है, तो n नंबर मेरे को अज्यूम करना ही होगा कि वो n नंबर ऑफ प्लैंक से रुकने वाली है, और वो लॉस्ट कर रही है। राइफल बुलेट लॉसेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब अगर वेलोसिटी पहले v थी तो 1/20 लॉस हो जा रही, तो बची कितनी 19/20। तो फर्स्ट इक्वेशन जो फॉर्म करके चलेगा वो होगा कि टोटल में से जो बच जा रहा है, तो 1/2 m, अब 19/20 v का होल स्क्वायर,
विल बी एफ डॉट एक्स। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी, वर्क विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ऐसे ऐसे मेरे को बहुत सारे की सारी एनर्जी जो भी लग रही है वो एन एफ एक्स में यूज करनी होगी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां पर मैंने एन का फैक्टर ले लिया है कि एन ब्लॉक्स लगाऊंगा, एन प्लैंक्स लगाऊंगा कि वो रुक जाए। दोनों इक्वेशन को क्या कर डिवाइड करते, तो देखो डिवाइड करेगा तो वहां पर क्या होगा कि आपको राइट हैंड साइड बचेगा 1/n का फैक्टर, इस तरह बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1/2 एम और एम कैंसिल हो जाएगा, यहां से वी स्क्वायर बचेगा, यहां से बचेगा 19 into 19 दैट विल बी 361 अपॉन 2400, वी स्क्वायर कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 400 माइनस 361 विल बी 39 बाई 400 इक्वल टू 1/n। देख अगर 40 होता तो n इक्वल टू 10 आ जाता, पर 40 नहीं है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से n इक्वल टू 400/39। 40 होता था तो 10, ये वाली चीज 40 से कम है तो 10 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 10 से बड़ा जो आंसर होगा वही टिक कर दे, लेकिन 10 के एकदम पास है तो n विल बी 11। अच्छे सॉल्व करेगा तो 10.25 आएगा आंसर इसमें, तो आंसर विल बी 11। इसलिए एक और बार अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को, अच्छे से कॉपी में उतार इस चीज को, बन जाएगा। चलिए अगला, अगला क्या बोल रहा है, इंक्लाइन प्लेन दे दिया है, वर्टिकल सर्कल दे दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधा वही वाली चीज है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और वर्टिकल सर्कल को जोड़ के उसने 3 क्वेश्चन बना सकता है इसमें। इसने बोल दिया है ए बी इक्वल टू डी, पूरा कंप्लीट कर रहा है, जस्ट कंप्लीट, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी पता है √5gr, उसको पटक दे, काम खत्म करते। इसमें 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो यहां पर खत्म हो रही है, क्या करेगा कि आपको पॉइंट चेंज कर करके देगा कि यहां फिनिश हो जाए, यहां फिनिश हो जाए, पूरा ही खत्म हो जाए। तो इसने बोल दिया है इसमें जस्ट कंप्लीट सा वर्टिकल सर्कल, मतलब अपोजिट एंड पे आ जाए, तो √5gr इसको पुट करना था, उसको लेके चलना था। काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, आंसर विल बी 5/4 ऑफ डी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, a sphere of mass m moving with velocity v enters a hanging bag of sand and stop। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसको भी एक बार लगाना है, समझते हैं पहले इसको आराम से, इस वाले क्वेश्चन को समझो पहले। क्या कर रहा है कि बुलेट की तरह ही एक मास m का स्फीयर है जो कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ा और एंटर्स अ हैंगिंग बैग ऑफ सैंड, मिट्टी के एक बैग के अंदर घुस गया। ये है m मास का मान लेता हूं और ये कैपिटल M का मान लेता हूं। इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है वो v दे रखी है, इसके अंदर ये आके घुस गया, घुसने के बाद वो रुक गया, स्टॉप्स। इफ द मास ऑफ द बैग इज m एंड इट इज रेज्ड, अब ये जो चीज है वो थोड़ा सा उठ के आगे पहुंच गई होगी, तो ये जो चेंज कुछ रेज है हाइट के अंदर, हाइट के अंदर कुछ रेज हुआ है h, देन द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर वाज, तो अर्लियर जो जब उसने फेंका था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी ये पूछा गया। 2 चीज यूज करनी है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा p इक्वल टू 0, इनिशियल और फाइनल लिख दे, और वहां से तुझे एक वेलोसिटी मिलेगी कि ये जब इसके अंदर घुसा होगा। उसके बाद यूज कर इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये ऐसी तेरा h होगा। फाइनल वेलोसिटी पूरे सिस्टम की 0 हो जानी है क्योंकि रुक गया है, स्टॉप बोला है। अब यहां से आपको इस u को फाइंड आउट करना होगा, इस u को फाइंड आउट करना ही होगा। ग्रेविटी है, एक ही जगह तो g लग जाएगा। अब आपको इस u को फाइंड आउट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखो, तो पहले तो सिर्फ एक ही चीज थी, बाद में वो सिस्टम बन गया, तो m प्लस m v डैश मान लेता हूं, ठीक है, ये v डैश हो गया, तो v डैश विल बी mv अपॉन m प्लस कैपिटल M। v डैश को एक ही रखना है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, v डैश जो होगी वो ये वेलोसिटी होगी, इसके अंदर पुट कर देता हूं। इसके अंदर पुट करके अब मेरे को h की तरफ आना है, ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, सारे मोशन को देखूंगा तो माइनस, तो मेरे पास आ जा रहा है बननी चाहिए, मुझे चाहिए h के लिए मुझे जाना है, नो सॉरी, वेलोसिटी निकालनी है मुझे, तो मुझे तो ये u ही चाहिए, तो इसके लिए बस मेरे को यहां पर ये मेरा वो इनिशियल वो है, तो रिप्लेसमेंट करो, h नहीं निकालना है, तो 2gh इक्वल टू m अपॉन m प्लस m v। टोटल स्क्वायर का टर्म चलेगा, तो इसके स्क्वायर को यहीं रखो, इसका स्क्वायर और ये टोटल का स्क्वायर इसको इधर भेज दो, तो v इक्वल टू
m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, स्क्वायर हट जाएंगे, √2gh आ गया। सो आंसर विल बी आंसर नंबर ए करेक्ट। यहां पर मिल रहा है कैपिटल M स्मॉल m √2gh। यस, समझ में आया? चलो फर्जी क्वेश्चन। चलो बहुत देर बाद एक फर्जी क्वेश्चन टकराया, देखो सीक्वेंस दिख रहा है कैसे, बीच में अटका दिया। लगातार 15, 16 और 17 टोटल कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, पर जैसे 18वां आया मार दिया। देखो 17वां भी, ये 14वां भी थोड़ा आसान था, लेकिन लगातार तीनों कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। तो यहां माइंड को समझाना होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सी देर के लिए छोड़ो, आगे बढ़ो, जो हो रहा है वो करते रहो। अब इस वाले सवाल में देखो कितना फर्जी था ये, क्योंकि इसने क्या करा, इसने बोल दिया है कि वीजे है और वी आई है, ड्रॉ कर दे। वी आई यहां पर हो गया और वीजे यहां पर हो गया, तो दिस विल बी आई, यहां वेलोसिटी वी, दिस विल बी जे, यहां वेलोसिटी वी। अब अगर इसके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को वैलिड रखना है तो थर्ड फ्रैगमेंट की वेलोसिटी कहां होनी चाहिए, यहां पर होनी चाहिए सर। और ये क्या होगा, आई प्लस जे होगा, पर डायरेक्शन उल्टी की तरफ जा रहा है तो माइनस साइन लगा ले, तो माइनस आई प्लस जे, माइनस ऑफ वी आई प्लस जे। देखो ये फिगर अगेन एंड अगेन बनता है, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बम है, बम फटके इधर इधर और तीसरा सेक्टर यहाँ, इन दोनों को रिजॉल्व करके यहाँ लाया करो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया करो, काम खत्म हो जाता है। इक्वेट कर दे, उससे भी काम खत्म हो जाता है। एक और बार इस फिगर के ऊपर प्रीवियस ईयर में फोर्स का भी क्वेश्चन बना होगा, तो ये फिगर बहुत बार नीट में घूमता है, इसलिए क्वेश्चन को फर्जी क्वेश्चन बोला जा सकता है। अगेन एंड अगेन बार बार वही पूछता है, पर इससे पहले वाले तीनों सवाल अच्छे क्वेश्चन थे भाई, वो अटका रहे थे। अगेन पावर का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल, क्यों, क्योंकि एच भी दे दिया, रेट भी दे दिया, ऑपरेटेड टरबाइन, लॉस दिया है। अब यहां संपर्क कि टोटल निकालने के बाद लॉस को घटा दे, आंसर मिल जाएगा, हाउ मच पावर जनरेटेड। टोटल निकाल, लॉस को घटा, पावर मिलेगा। तो पावर विल बी एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी यहां पर है पोटेंशियल, क्योंकि एच दे रखा है, mgh अपॉन टाइम। आपके पास यहां पर देखो केजी पर सेकंड दिया है सीधा सीधा, तो वैल्यू पुट करना चालू कर दो। तो 60 मीटर दे रखा है बेटे ने, 15 दे रखा है, और m दिया है क्या, हाँ केजी पर सेकंड तो दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है उसने। जी की वैल्यू रख दे 10, पूरा सॉल्व कर ले। तो 15 छंग 90 और 2 जीरो और टिक देते, तो 9000 है टोटल, लेकिन 10% जो है फ्रिक्शनल लॉस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस का लॉस है। तो 90 का 10 कर देगा 10%, तो 900, 9000 में से 900 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 8100। किलो में पूछ रहा है तो 8.1 किलोवाट। लॉस का क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी था। देख रहे हैं अब सीक्वेंस, दोनों सवाल बहुत ही सीधे थे और एक साथ करके काम खत्म करा जाता है। प्रीवियस ईयर, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स, इंपल्स के दो फॉर्मूले हमारे पास। व्हाट इज इंपल्स, अ लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज इंपल्स। तो आई, कलम लीजिए, तो I इक्वल टू एफ डेल्टा टी, और दूसरा है I इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सही बात, तो चेंज इन मोमेंटम वाली भी चीज आ सकती है। तो सिंपल इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अब इसका स्लोप देखेगा तो 1, इसका स्लोप -1, चेंज निकालेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस ऑफ टू आ जाएगा। नाउ चेंज इन मोमेंटम, अब आपके पास यहाँ पर m दे रखा है 0.4 का, इंटू कर दे तो 0.8 मैग्नीट्यूड लेना था, आंसर विल बी सी। अगला सवाल, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। देखो बीच में, क्योंकि बीच में 3-4 सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे तो टाइम लग गया। लेडर वेट 21 सवाल, अरे बहुत ही ज्यादा फर्जी क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, सॉरी बेटा, लेडर वेइंग दे रखा है आपको 250 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, और आपसे कांटेक्ट फोर्स पूछा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सिंपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो म्यू दे रखा है 0.3 इंटू 250, सीधा आंसर विल बी 75। अगला, अ बॉडी ऑफ मास स्टार्टिंग एट ओरिजिन, बढ़िया, इसमें भी सब कुछ गिवन होगा। देखो
क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान होता है कि नहीं? नहीं, ठीक है चल छोड़। t इक्वल टू 0 दे रखा है और m दे रखा है, स्पीड दे रखी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन, फोर्स दे रखा है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 25 सेकंड। अरे भाई सब दे रखा है। ऐसा सवाल अगर तुम मुझसे पूछ गया तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, पोजीशन निकालनी है। तो यूज फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सब कुछ दिया हुआ है, स्पीड है तेरे पास मास है, तो a निकाला जा सकता है। a को रिप्लेस करेंगे f बाई m से, यहां से, क्योंकि तेरे पास फोर्स है। सारी चीजों को यहां पुट कर दे। आफ्टर 25 सेकंड, t इक्वल टू 25 सेकंड कर दे, सॉल्व करेगा, आंसर विल बी a। अब देख रहा है, बोला था सीक्वेंस को समझना जरूरी है। पेपर को बनाते वक्त एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा। लगातार 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे दिए, वर्टिकल सर्कल आ गया, राइफल वाला क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद एक और ये वाला क्वेश्चन था, उसको देखो, ये स्फीयर ऑफ सैंड है, एच हाइट हटा रहा है। अरे तीनों छोड़ता आगे बढ़ता, पहले इन सबको निपटा। देख पॉइंट पॉइंट के क्वेश्चन थे ये ले। दिख रहा है तेरे को कि सिर्फ क्या करना है आपको, कुछ नहीं, कि सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, यहां से ये, यहां से ये 30 है तो 30 है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से आ जाएगा t cos 30 t sin 30। जल्दी से इक्वेशन बिल्ड कर दे। t2 इक्वल टू t sin 30 फर्स्ट इक्वेशन है, नीचे mg लग रहा होगा, तो t cos 30 हो जाएगा mg के इक्वल। जो भी पूछा है निकाल दीजिए, आराम से आंसर आएगा। रेशियो पूछ रहा है, हाँ t1 अपॉन t2 का रेशियो पूछ रहा है, पूरा सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, आंसर विल बी सी। अब लग रहा है नीट जैसा कुछ। मजा आया कि नहीं आया? अरे आया आया, मजा तो आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लिफ्ट के अंदर ही बॉल फेंक दिए। थोड़ा सा रिलेटिव का कंसेप्ट है, देख लेते हैं ध्यान से थोड़ा सा। क्योंकि लिफ्ट के अंदर ही बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है कि लिफ्ट है, आपके पास एक लिफ्ट है। लिफ्ट क्या कर रही है बेटा, मूविंग डाउन, नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आते वक्त बंदा अंदर खड़ा है, खड़ा कर दो बंदे को। बंदे के पास बॉल है, बॉल नीचे गिरा दी, ठीक है। अब पूछा है दो चीज। इसने पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट। इस बंदे को क्या दिख रहा है, और एक बंदा खड़ा है जमीन पर, ग्राउंड पे खड़ा है, उसको क्या दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी जी, इससे तो नीचे आ रही होगी, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन, अच्छा, अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी और ग्राउंड आर रिस्पेक्टिवली। टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ही पूछा है, ऑब्जर्व बाय द मैन इन द लिफ्ट और इसकी तरफ से। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड छोड़ो, यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो तो ग्रेविटी से नीचे आ रही होगी। अब इतना ही दिखेगा अंदर वाले को, तो जी से ही गिर रही होगी, ठीक है। अब दूसरे वाले को कि स्टेशनरी मैन तो जी से देख पाएगा। अब अंदर वाले को जो है वो किस तरफ से देख पाएगा कि एक्सेलरेशन जो चल रहा है ए से डाउनवर्ड आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी ए। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी जी, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट विल बी ए, तो जी माइनस ए। सो ऑप्शन नंबर सी। हल्का सा रिलेटिव का कंसेप्ट था, ज्यादा भारी था भी नहीं। सूडो, क्वेश्चन नंबर 25 सूडो का क्वेश्चन, वही नीट, क्योंकि नीट सूडो पूछेगा ही पूछेगा, लगातार पूछता है वो। तो सूडो का कंसेप्ट है, आंसर रटा होता है बच्चे को, रटा नहीं है तो रट ले, अभी के अभी रट ले। जब भी ये सूडो का है वेज लगा रखा होता है, और इस क्वेश्चन के अंदर द होल सिस्टम एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो द ब्लॉक डज नॉट स्लिप, इसको कैच कर। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनमें से एक टाइप ये है, आंसर विल बी डी mg cos ऑफ थीटा। सूडो का क्वेश्चन है बेटा, दो ही पैटर्न आते हैं सूडो के। क्वेश्चन नंबर 26 बढ़िया, वेक्टर अच्छा लगता है जब वेक्टर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेक्टर में क्या है, बच्चे का चेक हो जाता है कि क्या वो इस स्टेटमेंट को मानता है कि हर 2D मोशन को 1D में ब्रेक करके स्टडी किया जा सकता है। ux uy vx vy ax ay टाटा 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 टाटा। देख u दे दिया भाई ने, f भी दे दिया। अब उसने पूछा है द टाइम इन विच y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0। तो आपको सिर्फ y कंपोनेंट के ऊपर नजर रखनी है, x जाए भाड़ में। तो v ऑफ y इक्वल टू u ऑफ y प्लस et। a ऑफ y, t का कोई कंपोनेंट नहीं होता y और x, तो सीधा अब इसको कर दो 0।
इसका कंपोनेंट उठाओ यहां से, तो ये कितना होगा सर 40 होगा। माइनस साइन था, y कंपोनेंट होता 5 होगा सर। फोर्स है, मास दिया होगा कहीं ना कहीं, दे रखा है भाई ने, तो एक ही जगह क्या रखेगा F बाई एम। एफ कितना दे रखा है उसने 5, एम भी 5, टी पूछ रहा है 5 से 5 गया, टी विल बी 40। ले खत्म खत्म खलास टाटा बाय बाय। अगला तो 26 हो गया। क्लास का क्वेश्चन है कनेक्टेड बॉडीज दो तरीके से, या तो पूरे सिस्टम को मूव करा ले एक साथ, या फिर क्या कर हर एक को डिवाइड कर दे और बीच में एक थ्रेड ले ले, टेंशन टी मान जा उसको। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। कनेक्टेड बॉडीज मॉड्यूल के अंदर, कॉपी के अंदर, हर जगह मिलेगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसा है, फोर्स लगा हुआ है, सारे लिखे हुए हैं। द आंसर विल बी 6 क्लास में कराया हुआ है, मैक्सिमम टेंशन निकाल के चलना है। आंसर विल बी 4। देखो इस वाले क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, कॉपी का है, फिर मॉड्यूल के अंदर भी करा रखा है, मांद्र का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे तो आंसर याद करके गए होंगे, आई नो। मांद्र में आंसर विल बी सी 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए अच्छा है क्योंकि इक्वेशन बनानी थी, इसलिए मेरे को ये वाले सवाल ज्यादा सही लगते हैं, क्योंकि इसमें बनानी होती है इक्वेशन। ठीक है, देखो इक्वेशन में क्या बोल रहा है, a given object takes n times as much time to slide down 45 rough inclined plane। वही वाला है भाई कि थोड़ा रफ और थोड़ा स्मूथ, कुछ इस तरीके का गेम चल रहा है। तो 40 rough inclined it takes down to slide, perfectly smooth 45 inclined। the coefficient of kinetic friction between the object and the inclined is given by। यहां पर देखो एक बार एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना, क्योंकि इंक्लाइंड है तो एक बार तो आ जाएगा आपके पास जी साइन थीटा, तो आए नहीं आना है उस तरफ से। फ्रिक्शन आ जाएगा तो म्यू एन लेना है, तो म्यू एन लेगा, म्यू एन लेके चलेगा, तो एन में जो आएगा वो जी कॉस थीटा का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो देखो तो फ्रिक्शन के कारण जाएगा तो म्यू एन, म्यू के एन, तो इधर एन लेगा तो एम जी कॉस ऑफ थीटा चलने वाला है। एक जब नीचे की तरफ यहां पर है तो एम जी साइन ऑफ थीटा। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ यहां से आपको रखना है कि एक का टाइम टी, तो टी डैश विल बी एन ऑफ टी, ये कंडीशन वैलिड है। तो दोनों में टी निकालना है, एन का फैक्टर को इस्तेमाल करना है, ऑप्शन विल बी बी। फिर मैं बोल रहा हूं कॉपी में भी कराया होगा, हाफ सेक्शन जो है वो फ्रिक्शन है, हाफ सेक्शन जो है वो स्मूथ है। मॉड्यूल के अंदर 2 क्वेश्चन और होंगे ऐसे। एक सवाल और मैं आपको याद दिला दूं कि इसी ब्लॉक को गिराया जा रहा है ऐसे और गिराया जा रहा है हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, उसका भी सवाल टाइम के रिस्पेक्ट में ही था, उसे भी करिए। अगेन ये तो टेस्ट सीरीज में पहले भी आ चुका है, बोथ द स्प्रिंग विल रीड द सेम वैल्यू 10 10 10 10। बहुत बार करा चुका हूं इस सवाल को। तो 31 बेटा बैंकिंग का क्वेश्चन नीट में आ रहा है, कभी कभी आ रहा है कभी कभी नहीं आ रहा, पर मैं ये कहूंगा बैंकिंग का क्वेश्चन जो थ्योरी लिखवाई गई है और जो डेटा आपके पास है, एंड रिजल्ट्स को याद कीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमेशा रिजल्ट्स ही पूछता है। जैसे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम एंगल कितना होगा, रिजल्ट्स को याद करके चलेगा तो नीट में बहुत ज्यादा सुखी रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पूछी गई है। सो आंसर विल बी सी, म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, एग्जाम में हर सवाल को ही सॉल्व करना इतना समय नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम नीट है। पॉइंट ये नहीं है कि वो चेक कर रहा है कि तुझे बैंकिंग आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पर क्योंकि इसके साथ तेरे को भी पता है कि इक्वेशन फॉर्म होंगी, इक्वेशन फॉर्म होके फ्रिक्शन के फैक्टर को भी लेके चलना है, तो इक्वेशन फॉर्म कर करके अब क्लास में लगा रहा है, घर पे लगा रहा है, टीचर करा रहा है, उस वक्त पे ये सवाल हो भी जा रहा है। लेकिन नीट में 1 मिनट पढ़ना भी है, सोचना भी, इक्वेशन भी बनाना है, तो इसलिए रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। नाउ लगातार 3 सवाल थ्योरेटिकल सबसे पहले मार देने चाहिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको सबसे पहले इनकरेक्ट वाले में तो देखो समझ जाओ, अंडरलाइन कर ले करो, पूछा क्या है, पूछा क्या गया है, सत्य की असत्य। क्योंकि ना दिमाग हमेशा सत्य को खोज लेता है कि सही क्या है वो बताता हूं, इनकरेक्ट इसलिए पूछा जाता है हमेशा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज मोशन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज रिलेटिव मोशन, ये तो सही है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे तो पहला वाला, क्योंकि बी अगर सही है तो ए सही नहीं हो सकता, क्योंकि मोशन बोल रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं बोल रहा। करेक्ट डेफिनेशन तो रिलेटिव ही है।
NCERT क्वेश्चन नंबर 34 वही बच्चा कर पाएगा जो कि NCERT पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लिया करो उस किताब को। सब कुछ उधर से ही सीधा उतार के रख दिया है तो फैलेसी पूछी है भैया की, तो भैया की फैलेसी क्या थी? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। भाई ने यही बोला था, तो याद रखिए एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है अगर डायरेक्ट लाइन वाइज क्वेश्चन आ रहा है। रॉन्ग, अगेन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन करंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल बट नॉट ऑन हिस्ट्री ऑफ मोशन। है सही बात है, हिस्ट्री का क्या काम? रॉन्ग पूछा है। सेकंड लॉ ऑफ इज मोस्ट जनरल एंड वी कैन रिड्यूस फर्स्ट एंड थर्ड लॉ फ्रॉम इट। Same force for the same time acting on different particle at rest cause different change in linear momentum. Second law of motion defined only for external force but not for internal force. देखो ये एक्सटर्नल इंटरनल का बड़ा ही गेम अलग होता है, ठीक है। अच्छा खासा कॉन्ट्रडिक्शन बन सकता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को आज आप अपने साथ लेके जाइए। क्या है कि हर सवाल का उत्तर अगर हम दे देंगे तो तुम क्या करोगे बे, ये बताओ तुम क्या करोगे? सोचो, थोड़ा सोचो, इस पे माथा मारो, क्योंकि वही फिजिक्स से अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है और खासकर जब फोर्सेस को एक्सटर्नल और इंटरनल बोल देते हैं और वो भी 12th स्टैंडर्ड तक के एग्जाम के लिए, तो बच्चा फंसता ही फंसता है। तो वहां पर दिमाग को बना के हमको चलना होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन में मैंने समझाया था। सेक्शन बी स्टिल ऑन, अभी भी बचा हुआ है, तो हम इस सफर को अभी यहीं पे विराम अवस्था लगाएंगे। सेक्शन बी आपके साथ डिस्कस करेंगे हम सोमवार को। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आज ही डिस्कस करूं, समझो, गलतियों को पहचानो। और देखो बेटा, हर बच्चा अभी थोड़ा सा तनाव की स्थिति में महसूस करेगा अपने आप को, और यही तो खास बात है प्रिपरेशन की। अभी तुम थोड़ा सा नीचे आओगे, ठीक है, तुम्हें डर भी लगेगा, प्रेशर भी लगेगा, सारा एक साथ आने वाला है। और यहीं से अगर तुम निकल गए तो कुछ अलग ही निकल के बाहर बनोगे, क्योंकि गिर भी गया तेरा भाई तो उठकर फिर मचाएगा। अकेला ही इंसान है, कितना खाएगा? समझा करो, यहां से बाउंस बैक होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगेन नमस्ते बच्चों, बाय बाय, टाटा।